So, hello friends, welcome to my YouTube channel Inception IAS. So, in the previous video lecture, we discussed about the reasons behind the introduction of the Seventh Constitutional Amendment Act 1956. So, today in this lecture, we will discuss the important amendments that were made to the Indian Constitution after this Amendment Act. तो सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और जो एक पूरा समरी है उस अमेंडमेंट का वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अराउंड है। तो जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए और जब ए बी सी और डी इस फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन को फिनिश किया गया और केवल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ही ये दो पैरामीटर्स रखे गए इंडियन टेरिटरी की क्लासिफिकेशन के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। चाहे वो लोकसभा की सीट से रिलेटेड हो, चाहे वो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नर की पावर हो, चाहे इसके अंदर हाई कोर्ट की पावर हो, तो बहुत सारी चीजें हैं सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद इंट्रोड्यूस हुई। तो उनको हम लोग बहुत ब्रीफ में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके सामने आगे लाते रहेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो चलिए, we will focus on the whiteboard and we'll start the lecture, which is the important amendments introduced by the Seventh Constitutional Amendment Act 1956। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया वो आर्टिकल 81 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, हम लोग बहुत शॉर्ट में इसको रखेंगे। आर्टिकल 81 जो है वो कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोकसभा है, जिसको हिंदी में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहते हैं, उसके कॉम्पोजिशन में क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आए। ठीक है, तो क्योंकि अब यूनियन टेरिटरीज भी ऐड हो गई थी, तो उसमें ये बताया गया कि लोकसभा में जो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ होगी स्टेट से, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा जो राज्यसभा में, तो मैक्सिमम इट विल बी 500। क्लियर? एंड फॉर यूनियन टेरिटरीज इट विल बी 20 मेंबर्स। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पे चेंज आया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको देखेंगे तो बाकी का जो प्रोविजन था वो लगभग लगभग एज इट इज रहा कि हाउस ऑफ द पीपल में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो पॉपुलेशन के रेशियो में होगा और हर स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि 500 मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में स्टेट्स का और 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पे सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद किया गया। क्लियर? आगे इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए वो भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए उसके बाद आर्टिकल 82, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हर सेंसस के बाद जो सीट्स हैं उनका नंबर और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर उसको रीएडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें एक लिमिट है, ये तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, तो सिर्फ री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस यहाँ पे किया गया है। पर एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन का सेंसस लिया जाता है वो 1971 का सेंसस यहाँ पे लिया जाता है। तो आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 131 में,
ठीक है। तो 131 में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, ठीक है ना, तो उसमें ये बताया गया कि कोई भी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हुई है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का किसी के साथ भी, ठीक है, तो वो मतलब दैट विल बी वैलिड। मैं एक बार इसके टेक्स्ट को पढ़ देता हूं, आपको शायद समझ में आ जाएगा काफी अच्छे से। Provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sanat, or other similar instrument which have been entered into or executed before the commencement of this constitution, continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such dispute। ठीक है ना? तो उतना रेलेवेंट नहीं है हमारी जनरल स्टडीज की क्लास के लिए, बट ठीक है, आर्टिकल 131 में यहां पर अमेंडमेंट की गई है। चलिए, तो देखिए ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 81 और 82 जस्ट हमको रीड करना है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 153 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि आर्टिकल 153 बोलता है कि द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स। क्योंकि पहले 4 तरीके के स्टेट्स थे, तो जो पार्ट बी यानी कि जो पार्ट 7 के जो स्टेट्स थे उनमें राज्य प्रमुख होता था, गवर्नर नहीं होता था। गवर्नर केवल पार्ट ए के स्टेट्स में होता था। तो यहां पर ये प्रोविजन लाया गया कि द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स। सो ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट कई बार यूपीएससी अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछ लेती है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब बहुत कॉमन है, सबको पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किस अमेंडमेंट के बाद हुआ। तो वो अमेंडमेंट आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 158 में अमेंडमेंट क्या हुआ? ठीक है, अब देखिए दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। अब एक ही इंसान अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर होगा तो उसके जो अलाउंसेस हैं, एमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, तो वो स्टेट्स में डिवाइड होंगे। और वो कैसे डिवाइड होंगे, किस प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगे, वो दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल के इसको डिटरमाइन करेगा। तो ये भी क्वेश्चन घुमा के कभी एग्जाम में आ सकता है कि जो अलाउंसेस हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे स्टेट्स के बीच में या पॉपुलेशन के हिसाब से होंगे। तो आपको वहां पर बिल्कुल भी अपनी रीजनिंग नहीं लगानी है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि जो प्रेसिडेंट है बाय ऑर्डर प्रेसिडेंट उसको डिटरमाइन करेगा। तो आर्टिकल 153 और 158 यहां पर हमने कवर कर ली, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब देखिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 170 उसके बाद लाया गया, यानी कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो इसने, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उनको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जैसे आर्टिकल 170, आर्टिकल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, द कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 170 में बोलता है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे वो 500 होंगे और मिनिमम कितने होंगे, 60 होंगे, यानी कि 60 to 500। अभी 60 से कम भी हैं, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, तो उनके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टाइम पे जब वो स्टेट्स बने तो अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो वहां पर भी बिल्कुल यही है, स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनकी सीट्स को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाएगा, और वही पॉपुलेशन, ठीक है, और रीएडजस्टमेंट दोनों सेम ही एप्लीकेबल है। पर अगला इंपॉर्टेंट यही है कि इस अमेंडमेंट ने क्या किया, एक लिमिट तय कर दी कि स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है यानी कि जो विधानसभा है उनमें मिनिमम मेंबर्स 60 होंगे
और मैक्सिमम मेंबर्स 500 होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 171। अब देखिए 171 क्या बोलता है। 171 है टोटल सीट्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो विधान परिषद है उसमें जो सीट्स हैं वो कितनी होंगी। तो देखिए अभी एट प्रेजेंट क्या है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि मिनिमम सीट्स होनी चाहिए उसमें 40 और मैक्सिमम 1/3 ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि मिनिमम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके अंदर 40 सीट्स होंगी और मैक्सिमम सीट्स जो होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 होंगी। तो पहले ये 1/4 था। क्लियर। तो सेवेंथ अमेंडमेंट के बाद 1/4 को हटाकर जो अभी प्रेजेंट है 1/3 यहां पे ऐड किया गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इंपॉर्टेंट जो है उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि गवर्नर सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। उनके जो अलाउंसेस होंगे वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा बाय ऑर्डर। लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम सीट्स 60, मैक्सिमम सीट्स 500। क्लियर। और उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मैक्सिमम सीट्स होंगी वो 1/3 होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की। पहले वो 1/4 हुआ करती थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 171 में अमेंडमेंट की गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 220। आर्टिकल 220 क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। ठीक है। तो पहले क्या था और अभी क्या है। ठीक है, पहले क्या था, देयर वाज अ परमानेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ अ परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि कोई भी हाई कोर्ट का जो परमानेंट जज है, ठीक है, वो he can plead or act in any court or before any authority except the Supreme Court and the other high courts। अब देखिए दोबारा पढ़ लीजिए इसको। बोले नो पर्सन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज हेल्ड office as a permanent judge of a high court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other high court। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कहां पर वो प्रैक्टिस कर सकता है। वो प्रैक्टिस कर सकता है केवल सुप्रीम कोर्ट में और केवल अदर हाई कोर्ट में। और प्रैक्टिस कहां नहीं कर सकता है, इसके अलावा किसी अदर कोर्ट में, यानी कि किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है या किसी भी और कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। प्लस वो उसके पेरेंट हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में, जैसे मान लीजिए कई बार हो सकता है कि वो 2 या 3 हाई कोर्ट्स में जज रहा हो। ठीक है। तो जिन जिन हाई कोर्ट्स में वो जज रहा है वहां पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ही कैन प्रैक्टिस और अदर हाई कोर्ट्स में ही कैन प्रैक्टिस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहां पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि आर्टिकल 224। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि एडिशनल और एक्टिंग जजेस का भी प्रोविजन हाई कोर्ट के अंदर ऐड किया गया। ठीक है।
तो इसमें क्या किया गया, जो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि अगर किसी हाई कोर्ट में बर्डन ज्यादा है तो वो एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट कर सकता है या फिर एक्टिंग जजेस को भी अपॉइंट कर सकता है। हाई कोर्ट में हम लोग उसको बहुत डिटेल में ले जाएंगे जब हाई कोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इसमें, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि फिर जो वीडियो का जो मेन पर्पस है लेक्चर का, वो उससे हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूं। इफ बाय रीजन ऑफ एनी टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट और बाय रीजन ऑफ एरियर्स ऑफ वर्क देयर इन, it appears to the president that the number of judges of that court should be for the time being increased, the president may appoint duly qualified persons। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्रेसिडेंट, एक मिनट, हाँ, द प्रेसिडेंट may appoint duly qualified persons to be additional judges of the court for such period not exceeding 2 years as he may specify। तो यहां पर एक लिमिट है 2 years की, ठीक है। तो ये आपकी एडिशनल जजेस के लिए हो गया, ठीक है। तो एडिशनल जजेस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, 2 years हो सकता है, ठीक है ना। तो दूसरा यहां पर एक्टिंग जज के बारे में आया। एक्टिंग जजेस क्या होते हैं, देखिए, when any judge of the high court other than the chief justice is by reason of absence or any other reason unable to perform the duties of his office or is appointed to act temporarily as chief justice, the president may appoint a duly qualified person to act as a judge of that court until the permanent judge has resumed his duties। ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज चीफ जस्टिस को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि चीफ जस्टिस अगर एब्सेंट होगा तो हाई कोर्ट के ही सीनियर जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई बाकी, अगर कोई उसके अलावा कोई जज एब्सेंट है, ठीक है ना, तो जज एब्सेंट कैसे हो सकता है, या तो वो बीमार हो जाए, ठीक है, या कोई भी पर्सनल रीजन हो सकते हैं, या फिर चीफ जस्टिस एब्सेंट है और वो चीफ जस्टिस के बदले एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर प्रेसिडेंट जो है, जब तक परमानेंट जज नहीं आता है तब तक एक्टिंग जज को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एडिशनल और एक्टिंग जजेस क्या होते हैं, पर आपने बिल्कुल स्टिक उसी में रहना है कि एडिशनल और एक्टिंग जजेस के प्रोविजंस भी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ही ऐड किए गए, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आएगा। लास्ट में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। अब देखिए, एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 230। अब देखिए, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट केवल दिल्ली की एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। वो हाई कोर्ट के लिए जो यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में है, ठीक है। लेकिन अब जो ये यूनियन टेरिटरीज थी, ये किस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएंगी, ठीक है। तो यहां पर ये जो अथॉरिटी दी गई, ये पार्लियामेंट को दी गई, ठीक है। क्या दी गई कि पार्लियामेंट लॉ बना के, एक बार पढ़ लेते हैं, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और टू एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। मतलब वो किसी भी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किसी यूनियन टेरिटरी में मतलब यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड कर सकती है या उसको कम कर सकती है, ठीक है। क्लियर। और बाकी का इसमें प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, उनका आपको पता ही है कि उनके जुरिस्डिक्शन और जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। वो पूरी की पूरी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो बाकी तो खैर वही है। तो वो वही बोल रहा है, व्हेन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेस जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी, नथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कंस्टिट्यूड एज एम्पावरिंग द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू इंक्रीज, रिस्ट्रिक्ट और अबॉलिश दैट जुरिडिक्शन, ठीक है। तो इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस बात ये है कि आर्टिकल 230 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद
हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को यूनियन टेरिटरीज को दे दिया गया, और ये अथॉरिटी केवल और केवल किसके पास है? केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद देखिए आर्टिकल 231, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आप मुझे कमेंट में, ये आपके लिए है कि नेम द कॉमन हाई कोर्ट्स, कितने स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स अभी हैं, ये आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये पीसीएस में फैक्चुअल पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। पर हमारा क्या है कि आर्टिकल 231 में अमेंडमेंट किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल, वन वेरी कॉमन एग्जांपल, दैट इज द चंडीगढ़ हाई कोर्ट। इट इज द हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, पंजाब, द स्टेट ऑफ पंजाब एज वेल एज द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो अगेन कॉमन हाई कोर्ट बनाने का पावर किसके पास होगा? लॉजिकली लगाएंगे तो पार्लियामेंट। ठीक है ना, पार्लियामेंट बाय लॉ किसी भी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज के लिए कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट में इन सबको हम लोग कंसोलिडेट करेंगे एक साथ। और ये देखिए लास्ट है आर्टिकल 350 ए और 350 बी। ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो इनको जरूर आपने ध्यान में देना है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, फजल अली कमीशन, उसने लैंग्वेज को प्राइमरीली प्रेफरेंस दी। मतलब लैंग्वेज को क्राइटेरिया बताया कि जिससे हम लोग स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्लियर? अब लैंग्वेजेस जो थी वो कौन सी लैंग्वेजेस थी? वो 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस थी, जो शेड्यूल लैंग्वेजेस का जिनको स्टेटस मिला। ठीक है, सो व्हाट अबाउट द अदर लैंग्वेजेस? बाकी लैंग्वेजेस का क्या, जिनको 8th शेड्यूल में जगह ना मिली हो? और इंडिया में बहुत सारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हैं, यानी कि लैंग्वेज के आधार पे बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं, तो उन लैंग्वेज के डेवलपमेंट का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बना रहे हैं तो कुछ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा? तो इसके लिए ये 2 आर्टिकल, एक तो आपका आर्टिकल 350 ए, ये है फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। देखिए ये एक स्पेशल डायरेक्टिव यहां पर जोड़ा गया। ठीक है, और आर्टिकल 350 बी जो है, इट इज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। क्लियर? तो देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक पूछे नहीं है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो देखिए इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 350 ए एंड 350 बी। तो 350 ए क्या है? फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, इट शैल बी इट शैल बी द endeavor ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ एवरी लोकल अथॉरिटी विद द स्टेट टू प्रोवाइड। ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्टेट्स भी हैं और लोकल अथॉरिटी भी है। लोकल अथॉरिटी मींस पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज for instruction in mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups, and the president may issue such direction or directions to any state if he consider necessary or proper for securing the provisions of such facilities। तो यहां पे क्या किया गया? प्राइमरी स्टेज में ये स्टेट और लोकल अथॉरिटी की, आप कह सकते हैं ड्यूटी तो नहीं कह सकते, एक डायरेक्टिव्स उनको दिए गए हैं, यानी कि ये भी एक तरह की डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो डायरेक्शन इशू करने का पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। एंड इफ द प्रेसिडेंट, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए आप लॉ बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट जो है वो प्रेसिडेंट डायरेक्शन इशू कर सकता है कि अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है तो उनके बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन उसी मदर टंग में ही दी जाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए। और दूसरा है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो वो क्या बोल रहा है? देयर शैल बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा।
और ये ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करना, उनके लिए रिपोर्ट करना, ठीक है। और यू नो देखिए, इसको पढ़ दीजिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this constitution and report to the president upon those matters at such intervals at the president may direct। तो उसको प्रेसिडेंट बताएगा कि कितने कितने इंटरवल में आपको रिपोर्ट मुझे देनी है, ठीक है। और ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट के हैं, ठीक है ना, और प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स को ये रिपोर्ट भेजेगा, जिस रिपोर्ट में एक इन डेप्थ स्टडी होगी और उस आधार पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी उनकी लैंग्वेज के अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए किए जा सकते हैं। तो एक बार फटाफट 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 हम लोग इसकी समरी कर लेते हैं। देखिए, पहला है आर्टिकल 81, कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, 520, 500 फॉर द स्टेट्स एंड 20 फॉर द यूनियन टेरिटरीज। नाउ ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट स्टिल यू विल हैव टू कंसिडर इट, ठीक है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये 7th अमेंडमेंट के बाद बता रहा हूं। अभी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट में कि क्या रिप्रेजेंटेशन है वो आप मुझे कमेंट में यहाँ पे लिख के बता सकते हैं। ये 7th अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे चेंज किया गया। उसके बाद रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, अमेंडमेंट टू आर्टिकल 131, कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट जो है वो इनवैलिड नहीं होगा। आर्टिकल 153, सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। आर्टिकल 158, अलाउंसेस प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर विल डिटरमाइन, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है स्टेट्स की, उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500, मिनिमम 60। तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं अभी जिनकी 60 से कम है। कौन कौन से हैं वो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर असाइनमेंट। हम लोग उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहले 1/4 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो उसको कितना किया गया, उसको 1/3 किया गया है। प्रैक्टिस में आर्टिकल 220, यानी कि हाई कोर्ट का जो परमानेंट जज है वो सुप्रीम कोर्ट और ऐसे हाई कोर्ट जहां उसने प्रैक्टिस नहीं किया हो वहां पर वो कर सकता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। एडिशनल जजेस अगर आप देखेंगे तो उनका टाइम पीरियड मैक्सिमम 2 years, ठीक है। और हाई कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन टू द यूनियन टेरिटरीज, अगेन पार्लियामेंट लॉ बना के इसको कर सकती है। कॉमन हाई कोर्ट आर्टिकल 231, इसमें भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। और लास्ट में आर्टिकल 350A एंड 350B। तो ये मेजर अमेंडमेंट थे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो आगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, इनको डिस्कस करेंगे। बट ये बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोर्ड है, क्वेश्चंस कम फ्रेम होते हैं, बट बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन फ्यूचर यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो लास्ट में फिर यही कहूंगा कि प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज कमेंट ऑल्सो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है या आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट इसमें होनी चाहिए, तो ये तो मेरे जस्ट पायलट लेक्चर्स हैं। आगे जाके हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और इनोवेशंस लेके आएंगे। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हम लोग लेके आएंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है, मेंस के ऊपर डिस्कशन होगा, तो वो सब होता रहेगा। तो दिस इज जस्ट द बिगनिंग एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत हो जाए तो आधा काम हो जाता है, तो वो शुरुआत आपको देनी है, ठीक है। तो ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले लेक्चर पे किसी नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।